सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक बादशाह बहुत जालिम और जाबिर था और उसकी हैबत के जो किस्से हैं ना वो सारे मुल्क में मशहूर थे। लोग उससे बड़ी नफरत करते थे और उसका नाम सुनकर ही लोग कांपने लग जाते थे। अब एक दिन जाने क्या हुआ कि बादशाह ने सारे शहर को मदऊ किया कि एक अहम ऐलान करना है। अच्छा जी, जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं आपका शहंशाह आज आप सारी रियाया की मौजूदगी में वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी और सख्ती नहीं करूँगा और मेरा मकसद सिर्फ शफकत और नरमी करना होगी और तारीख के सफ़ों में मेरा नाम सबसे नरम दिल बादशाहों में शुमार किया जाएगा, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, सब लोग बहुत हैरान हो गए कि वही बादशाह है। तो लोगों ने सोचा कि शायद बादशाह सठिया गया है, इसको क्या हो गया है। सब हैरानी में सोचने लगे। फिर सब ने सोचा कि बादशाह बस ऐसे ही बोल रहा है, अब वक्त बताएगा कि बदला है या फिर नहीं बदला। अच्छा, बादशाह दर हकीकत सच में बदल गया था और सारी अवाम उससे नहायत खुश और मुतमईन हो गई। कई महीने गुजर के बादशाह इसी तरह रहा। वजीर से सब्र ना हुआ और एक दिन हिम्मत करके उसने बादशाह से पूछ ही लिया कि बादशाह सलामत, आखिर किस वजह से आपका दिल बदल गया। बादशाह बोला कि कुछ दिन पहले की बात है कि जी मैं जंगल में जा रहा था कि मेरी नज़र एक लोमड़ी पे पड़ी। वो बेचारी भाग रही थी, उसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता लगा हुआ था। लोमड़ी को जब अपना बिल नज़र आया और वो उसमें छलांग लगा रही थी कि कुत्ते ने उसकी टांग मुंह में दबा ली। लोमड़ी ने पूरी जान लगाई और अपनी माजूर टांग घसीट कर वहाँ से चलती बनी। अच्छा, कुत्ते ने बेचारी लोमड़ी को माजूर कर दिया था। बादशाह ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि कुछ देर के बाद मैं गाँव में पहुँचा तो देखा कि वही खूनख्वार कुत्ता एक आदमी पे भौंके जा रहा था। उस आदमी को शदीद गुस्सा आया और उसने खींच कर एक भारी सा पत्थर कुत्ते को दे मारा और यूं कुत्ता खुद भी उसी तरह टांग से माजूर हो गया। यानी कुत्ते को लोमड़ी को माजूर करने की सज़ा मिल गई और फ़ौरन मिल गई। अभी वो सोच ही रहा था ऊपर वाले की लाठी कितनी बेआवाज़ है कि उस आदमी को एक घोड़े ने एक ऐसी दौलती मारी कि जी वो आदमी भी एक टांग से माजूर हो गया और जिस घोड़े ने उस आदमी को माजूर किया था वो घोड़ा भाग रहा था कि आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया। इतना देख कर ही मेरी हालत गैर हो गई और मैंने सोचा कि मैं इतना जालिम हूँ, हर एक पर हुक्म चलाता हूँ, जुल्म करता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता हूँ, तो मेरा खालिक मेरे साथ भी वही करेगा जो मैं उसकी मखलूक के साथ करता हूँ। तो मुझे एक तरकीब है ना वो समझ ही आई कि जी क्यों ना मैं अपने आप को बदल लूँ, तब्दील हो जाऊँ, अपनी रियाया के साथ जो जुल्म करता हूँ उसका सिलसिला बंद कर दूँ, अच्छा हो जाऊँ, नरम दिल हो जाऊँ, अपना रवैया अपनी अवाम के साथ बेहतरीन कर लूँ, अपने दिल को नरम कर लूँ और अपनी अवाम के साथ बेहतरीन सलूक करना शुरू कर दूँ, उनके मसाइल सुनूँ ताकि मेरे साथ भी अच्छा ही हो। बस इतनी सी बात थी। अच्छा, वज़ीर एक अयार और बड़ा मकार शख्स था। बादशाह की कहानी सुनकर भी उसका दिल नरम नहीं हुआ। बेहिस वज़ीर ने क्या किया कि वो बादशाह के पास से उठा और दिल में सोचने लगा कि बादशाह फारिग हो गया और यही वक्त है कि मैं इसका तख्त किसी तरीके से हथिया लूँ। अच्छा, ऐसी गलीज़ सोच अभी उसके दिमाग में ही थी कि अल्लाह का निज़ाम हरकत में आ गया और घटिया वज़ीर सीढ़ियों से गिरा और उसकी गर्दन 2 टुकड़े हो गई। यानी जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब हो गया। अब इस कहानी से नाज़रीन क्या सबक मिलता है, क्या नसीहत मिलती है उन लोगों को जो चाहते हैं सीखना, उन लोगों को क्या सबक मिलता है जो चाहते हैं सबक लेना और सीखना अपनी ज़िंदगी में, फिर उस पर अमल करना चाहते हैं। वो ये कि किसी के साथ बुरा करके ये मत समझो कि किसी ने नहीं देखा और जुल्म करने वाला हमेशा बचा रहे, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा देख रहा होता है और जब वो पकड़ करता है तो बड़े से बड़ा सुल्तान घुटने टेक देता है। अच्छा करो और सिले की उम्मीद लोगों से मत रखो और बुरा करो तो याद रखो कि अब कहीं ज़मीन पना नहीं देगी। तौबा कर लो या फिर अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी यही है, हिकमत अमली भी यही है कि किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा सोचो भी नहीं। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। हाँ, वक्ती आजमाइशें आती हैं लेकिन उनको ये सुकून होता है कि ये आजमाइश है, ये किसी चीज़ का बदला नहीं है, मैंने कोई ज़्यादती नहीं की जिसका बदला है, वो आजमाइश होती है। लेकिन जो जालिम होते हैं ना और अपने जुल्म को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पेशकश के तौर पे पेश करते हैं, बल्कि फ़ख्र करते हैं अपने जुल्म पर, तो कुदरत उन जालिमों के फ़ख्र को खाक में मिला देती है। ऐसा एक जालिम और मगरूर हमारे पड़ोस में पाया जाता है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो अपने अंजाम से बेखबर है,
जुल्म और सितम में मसरूफ़ है, उसका अंजाम भी यकीन जानिए बहुत करीब है, क्योंकि ये कुदरत के रडार में आ चुका है। जब कुदरत किसी का नामो निशान मिटाने पर आती है ना, तो सबसे पहले दुनिया में उसको जलील और रुस्वा करती है। और मोदी आपको पता है रोज़ दुनिया के सामने जलील होता है, रुस्वा होता है, जलील ख्वार होता है। और पाकिस्तान उसके जितने भी इरादे हैं, शर पे मबनी इरादे, शैतानी इरादे, उसके जितने शैतानी अमाल है, उसको दुनिया के सामने बेनकाब करता है। मोदी के जराइम की फहरिस्त इतनी तवील है कि बताते बताते रात ढल जाए, लेकिन मोदी जैसे शैतान के शैतानी कारनामे ख़त्म नहीं होंगे। गुजरात के निहत्ते मुसलमानों का खून बहाने वाला, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जिंदगी तंग करने वाला, नस्लकुशी के नाम पर फसाद बर्पा करने वाला कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी। पंजाब के किसानों के पेट पर लात मारने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की बजाय अगर मैं इसको दरिंदर मोदी कहूं तो मेरे ख्याल से सब लोग अग्री करेंगे, ये नरेंद्र मोदी नहीं दरिंदर मोदी है। और ये मोदी है ना जिसने अपनी आवाम को, अपनी जनता को कोरोना के आगे खुला छोड़ दिया और खुद आराम से बैठकर क्या करता रहा, नोट गिनता रहा, शर्म नहीं आती इसको। और यही मोदी है जिसने पुलवामा में अपने फौजियों को मार कर जीत का जश्न मनाया। भारत से गैर तो गैर, आपको लगता है कि अपने भी महफूज हैं, अपने तक महफूज नहीं है। मोदी कश्मीरियों का नहीं बल्कि अपनी जनता का, अपनी आवाम का मुजरिम है। और इस बात का भी बहुत इम्कान है कि उसकी अपनी आवाम इसके गले में फंदा डालकर इसे सड़कों पर घसीटे। यही मोदी है जिसने बलोचिस्तान के अमन को तबाह किया। यही मोदी है जिसने कराची जैसे रोशनियों के शहर में दहशतगर्दी की नहूसत को परवान चढ़ाया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद होने वाले जवान हो या आम आवाम, उनका नाहक खून भी इसी मोदी के सर पर है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जराइम की भी एक मेरे ख्याल से बहुत लंबी, बहुत तवील फहरिस्त मौजूद है, जिसको पहले शाह महमूद कुरैशी साहब और DG ISPR ने डोजियर की शक्ल में कौम के सामने रखा। फिर अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भारत के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। अब भारत किस तरह से बलोचिस्तान में फ़िरका वारियत को हवा देता रहा। गुज़िश्ता साल नवंबर में हमने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के हवाले से जामे जो डोजियर्स हैं वो दुनिया को दी, और इसमें भारतीय बैंकों से पैसों की मुंतकली, फ़ोन का जो इस्तेमाल है उसकी तफसीलात, सारी डिटेल्स भी दी गई। भारत दहशत गर्दी की बराह रास्त माली मदद कर रहा है। ये तमाम शवाहिद पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखकर मोदी के सेकुलर भारत का घिनौना चेहरा क्या दुनिया पे वाज़ेह नहीं किया, खुलकर वाज़ेह कर दिया, क्लियर कर दिया। अब सोचने वाली बात है नाजरीन कि भारत मकबूजा कश्मीर में तकरीबी कार्रवाइयों में इतनी तेज़ी क्यों लाया। ख़ास तौर पर इसने जो 5 अगस्त वाला कदम है, इकदाम है, वो क्यों उठाया, क्यों किया, जब मोदी सरकार ने जबरी तौर पर मकबूजा कश्मीर की आज़ादाना हैसियत को गुलामी में ढालने की कोशिश की। क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार कोई ऐसी हुकूमत आई जिसने कश्मीर में होने वाले जुल्म पर भारत को आउट क्लास करके रख दिया। वो हुकूमत है ये हुकूमत जिसने भारत के हर काले करतूत पर से पर्दा उठा दिया। इसीलिए मोदी हुकूमत ने कहले के कन्फ्यूजन में आके, बौखलाहट में आकर ज़बरदस्ती मकबूजा कश्मीर की आवाम को दबाने के लिए ये इकदाम उठाया। नाकाम कोशिश। और अब यही वजह कि कभी भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बादल बरसाने की कोशिश करता है और कभी मकबूजा कश्मीर की आवाम पर जबर के, जुल्म के पहाड़ तोड़कर उनकी आज़ादी की तहरीक को ख़त्म करने में मसरूफ़ नज़र आता है। लेकिन अब जालिम की हर चाल उलट पड़ रही है, हर तदबीर जालिम पर खुद भारी पड़ रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों इंसानियत पामाल होने का और एक और जो डोजियर है ना, वो पाकिस्तान के हाथ लग गया है। और कल शाह महमूद कुरैशी साहब, मोईद यूसुफ साहब और शेर मज़ारी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के कश्मीर में जारी जो मज़ालिम हैं इनके सबूतों के साथ कलई खोल कर रख दी है। क्लिप चलाइएगा ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब का। जी सुना आपने। और ये बात हकीकत है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की इस कदर पामाली हो रही है कि जिसकी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। ख़वातीन के ख़िलाफ़ रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीरी ख़वातीन जितनी गैर महफूज आज हैं इससे पहले कभी भी नहीं थी। और ख़वातीन की इज़्ज़त रौंदने के जो वाक़यात हैं उसने पूरी मकबूजा वादी पर दहशत का बाकायदा माहौल तारी कर रखा है। दहशत का एक माहौल है क्योंकि जन्नत नज़ीर वादी भारतीय भेड़ियों के निर्गे में है, इसलिए वादी जंगल का नज़ारा पेश कर रही है। और जंगल में खौफ ही आता है। बाप, शौहर, भाई या फिर बेटों की शहादत पर कश्मीरी ख़वातीन ज़हनी अजियत से दो चार हैं। और कभी यही माएँ अपने प्यारों की गुमशुदगी और गिरफ्तारी की सूरत में पल पल मरती हैं और जीती नज़र आती हैं। पल पल मरती हैं और पल पल जीती। भारतीय फ़ौजियों की जानिब से जाली सर्च ऑपरेशन में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस आए रोज़ पामाल किया जाता है, पाँव के नीचे मसल दिया जाता है।
पैलेट गन से मासूम बच्चों और बड़ों की बिनाई छीन ली जाती है और आज भी कश्मीरी सूरज देखने को तरस रहे हैं क्योंकि उनको घरों में जबरी तौर पर नज़रबंद किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब इन्हीं बातों पर दुख करते हुए नजर आ रहे हैं और सबूतों के साथ मोदी सरकार की ईंट सेंध बजा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम पर मुश्तमिल जो डोजियर है वो जारी करते हुए कहा है कि जी मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा के इंतकाल के बाद नई दिल्ली इंतजामिया और इसकी फ़ौज की इंतहाई मनफी सोच मज़ीद वाज़ेह हो गई। सैयद अली गिलानी के कफन और दफन से मुतालिक मामले पर भी तासुब का मुजाहरा किया गया, जिसके बाद हमने फैसला किया कि सबसे बड़े जमहूरी मुल्क का होने का दावेदार करने वाले जो मुल्क है जो दावा करता है उसका चेहरा हम बेनकाब करेंगे कि ये औकात है इनकी, क्या इनकी असलियत है। अच्छा, अब सैयद अली गिलानी साहब की जो तदफीन है जहाँ वो चाहते थे उधर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भारतीय फ़ौज ने उनका जस्दे खाकी अपनी तहवील में लेकर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से दफना दिया। अच्छा, कुरैशी साहब ने मजीद क्या कहा है कि जी आलमी बरादरी को बावर कराना होगा कि भारतीय हुकूमत कहती क्या है और करती क्या है, और भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम है वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, हकाइक मंजर आम पर आ नहीं रहे हैं। अच्छा, इन्होंने डोजे का जो हवाला दिया तो क्या कहते हैं कि जी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है उससे मुतालिक जो डोजियर है वो 131 सफ़ात पर मुश्तमिल है और किताबचे की सूरत में ये जो मौजूद डोजियर है इसका पहला हिस्सा मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम, दूसरा हिस्सा मकबूजा वादी में मुतहरिक तहरीक और तीसरे हिस्से में सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं उनकी खिलाफ वर्जियों का तफसील से जिक्र भी मौजूद है। और हुकूमती टीम के बकौल ये तैयार करदा डोजियर महज हवाई बातों पर मबनी नहीं है बल्कि इसमें भारतीय मुजालिम के 113 हवाला जात हैं। अब इन हवाला जात में पाकिस्तान के रेफरेंस इंतहाई कम है और जो बैनुल अक़वामी रेफरेंस हैं वो ज़्यादा है। इन हवालों में से 26 के करीब हवाला जात इंटरनेशनल मीडिया और 41 भारतीय जबकि 32 हवाला जात जो बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के हैं। और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा साहब ने यह भी कहा कि इस डोजियर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम के 3432 केसेस का तस्करा मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन 1128 लोगों की भी निशानदेही की गई है जो इन जंगी जराइम के मास्टरमाइंड थे, इनकी जराइम की मनसूबाबंदी करने में मुलव्विस थे। और इन जराइम पेशा लोगों में से एक मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर्स, 4 आईजीज, 7 डीआईजीज, 131 कर्नल्स और 186 मेजर्स और कैप्टन शामिल हैं जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसमें मुलव्विस हैं। यानी अब ये बात क्लियर हो गई, वाज़ी हो गई कि भारत अपने फ़ौजियों को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए कैसे इस्तेमाल करता है और खुली छूट देता है। अब इस ताज़ा तरीन डोजियर के अहम नुक्तों पर अगर नज़र दौड़ाएँ तो कल ये जो हुकूमती वज़रा और ये मुशीर कौमी सलामती ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मकबूजा कश्मीर में कत्ल किए गए नौजवान से मुताल्लिक़ जो भारतीय अफसरान हैं इनकी ऑडियो भी सुनाई और डोजियर में शामिल जो मालूमात हैं, जितनी डिटेल्स हैं वो भी शेयर की। सब कुछ बताया कि जी मकबूजा कश्मीर के जो 6 अजला हैं, 6 अजला के कई गाँव में 8652 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। ज़रा सोचिए। और उनमें से 154 कब्रों में 2-2 अफराद और 23 कब्रों में 17 से ज़ायद अफराद की लाशें पाई गई हैं। और डोजियर में नुक्ता शामिल किया गया कि भारतीय फ़ौज ने 2017 से मकबूजा कश्मीर में जो केमिकल हथियार है वो इस्तेमाल किए और उससे 37 कश्मीरी जाँ बहक हो गए। और 2014 से अब तक भारतीय फोर्सेस के हाथों 3850 इसमत दरी के वाक़यात पेश आए। 3850, तकरीबन 4000 के करीब, और 650 ख़वातीन को कत्ल भी किया गया। अच्छा, इस डोजियर में बैनुल अक़वामी जरीदे का हवाला भी दिया गया है कि किस तरह 10,000 जो कश्मीरी हैं उनको जबरी लापता कर दिया गया और भारतीय फोर्सेस ने सन 2014 के बाद से अब तक 120 कश्मीरी बच्चों को फायरिंग करके कत्ल किया। और ये जो फराहम करदा डिटेल्स हैं, मालूमात हैं, इनके मुताबिक भारतीय फोर्सेस की जानिब से जो इस्तेमाल की गई पैलेट गन्स हैं उससे 1253 नौमर लड़के नाबीना और 15,438 बदतरीन जख्मी हुए हैं। ज़रा सोचिए। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मुहासरा सर्च ऑपरेशन के नाम पर 6,779 इमलाक को तबाह किया और ऐसे ऑपरेशन की तादाद में मजमूई तौर पे 15,495 रही। अब नाज़रीन, साबित हुआ है कि भारत के मकबूजा कश्मीर में जो जराइम है ना, इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, बड़ी तवील है। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? मकबूजा कश्मीर की जारी तहरीक को दबाना है।
दुनिया ने भारतीय मुजालिम पर आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन अब बकौल मोईद यूसुफ साहब के हालात तब्दील हो रहे हैं, बल्कि बदल चुके हैं और आलमी जो मंजरनामा है ना वो भी बदल चुके हैं। अब दुनिया हमारे मौक़िफ़ को सुन रही है, यकीन भी कर रही है। ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, मोईद यूसुफ साहब पाकिस्तान के भारत के खिलाफ जो पहले डोजियर उसका हवाला देते हुए कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारी बात सुन रही है। ये अलग बात है कि दुनिया ने हमें वैसा रिस्पांस नहीं दिया जैसा देना चाहिए था, लेकिन दुनिया जो हमारे फराहम करदा जितने सबूत हैं उनको फरामोश नहीं कर सकी और ना ही उन सबूतों को रद्द करने के लिए अपने कोई सबूत पेश कर सकी है। और अब ये उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं मोईद यूसुफ साहब कि जी पाकिस्तान के जो ताज़ा तरीन डोजियर है उसको भी दुनिया तस्लीम करने पर मजबूर होगी। और इनके बकौल कि कुछ अरसे पहले दुनिया हमारी बात पर यकीन ही नहीं करती थी, यानी एक ऐसा टाइम था ना कि दुनिया मानती नहीं थी कि हम सही कह रहे हैं, लेकिन अब तमाम दरवाजे खुले हैं क्योंकि जो बात भारत में जो कुछ हो रहा है वो बहुत जालिमाना है। और मोईद यूसुफ साहब ने यह भी कहा है कि हाल ही में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तैयारी से मुताबिक जो भारत ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया था जिसपे दिल्ली को बाकायदा शर्म आनी चाहिए, भारत के साथ आलमी बिरादरी के माली फ़वाइद को तोड़ना होगा क्योंकि ये अमल ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जो आलमी बिरादरी है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी सही है, दुरुस्त है कि भारत के साथ आलमी बिरादरी के जो माली फ़वाइद उनको तोड़ना होगा, वरना ये जो आलमी बिरादरी है ये ऐसे ही खामोश रहेगी, तमाशाई का किरदार अदा करती रहेगी क्योंकि इनके आपस के मफाद जो जुड़े होंगे। अच्छा, हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक जो मकबूजा कश्मीर है उसमें इंटरनेट की सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है और निगरां इदारों ये सहाफ़ियों को आज़ादी हासिल नहीं है क्योंकि कश्मीर में जो हक़ की आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है या फिर कह रहे हैं कि हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। और बाबर कादरी भी आपको याद होगा ना, जिससे सिर्फ आवाज़ उठाई थी और आवाज़ उठाने का उसको क्या फिर सिला मिला, उसको खामोश कर दिया गया, उसको अपने तौर पर उन्होंने सज़ा दी है। लेकिन जितने भी लोग जो आवाज़ उठाते हैं, जो कश्मीर के जितने भी शहीद हैं, जो जिद्दोजहद कर रहे हैं आज़ादी के लिए, इस तहरीक में स्ट्रगल किए जा रहे हैं, जो डर नहीं रहे क्योंकि मुसलमान शहादत से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं घबराता, तो जितने भी लोग हैं ये अपने तौर पर उन पर जुल्म करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो तहरीक है और ज़ोरों शोर से जारी रहती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब किया है और सदर आरिफ अलवी के खिताब के आगाज़ पर ही अपोजिशन अरकान ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। अच्छा, अपोजिशन अरकान ने प्लेकार्ड भी उठा रखे थे जिस पर आज़ाद मीडिया पर हमला नामंजूर और लोगों का मुआशी कत्ल बंद करो जैसे नारे दर्ज थे। बाद अपोजिशन अरकान ने सदर ममलिकत के खिताब के दौरान ही ऐवान से वॉकआउट भी कर दिया और दूसरी जानिब कल होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज भी आ चुके हैं। इलेक्शन से पहले धांधली और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का जो शोर है वो इलेक्शन नताइज के बाद ख़त्म हो गया है और बज़ाहिर तमाम पार्टियां मुतमईन नज़र आ रही हैं। अच्छा, तमाम जो 212 वार्ड्स के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ 60 नशिस्तों पर कामयाब और नून लीग जो है वो 59, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं 55 नशिस्तों पर फाते हैं और पीपल्स 17, MKM 10 और जमात इस्लामी 7 सीटें हासिल कर सकी है। अच्छा नाज़रीन, कैंटोनमेंट इलेक्शन के नताइज पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास है इसमें जो अपोजिशन का वॉकआउट है, इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर आमेश कुमार साहब, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, इनका डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मेरे ख्याल से हमारे पास जो सदर मुमलिकत का क्लिप है ना, एक क्लिप रेडी होगा टीम, वो ज़रा चलाइएगा। मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा चौधरी साहब, आपने भी क्लिप सुना और डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपने भी सुना। चौधरी साहब, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी मईशत तबाह हो रही है, लेकिन सदर मुमलिकत तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि मईशत बड़ी सही समत में जा रही है, बेहतरीन जा रही है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यकीनन सदर साहब की तनख्वाह और उनकी मरात को अगर आप देखें और जिस शान और शौकत से वो कसर सदारत के अंदर रह रहे हैं तो उनके लिए तो मईशत बहुत अच्छी है। हुकूमत उनको तनख्वाह भी बर वक्त दे रही है, उन्हें आटे का थैला बाज़ार से तो नहीं लाना पड़ता, उन्हें चीनी जो है लाइन में लग के तो नहीं ख़रीदनी पड़ती, उन्हें खाद की बोरी किसान के तौर पे काश्तकारी के लिए जो 2400 रुपये की मिलती थी वो उन्हें आज 6400 में नहीं लानी पड़ती, उन्हें वो बिजली का यूनिट जिसकी 6 रुपये कीमत थी आज 1900 रुपये कीमत है, उसका भी उनकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं। इसी तरह घी
अगर आप देखें जो 150 रुपये का था, आज 300 रुपये से ऊपर उसकी कीमत है। उसका भी उनकी सेहत और उनकी मईशत के ऊपर कोई असर नहीं। पेट्रोल डलवाने के लिए मुझे और आपको ज़रूरत है, जनाब सदर तो मेरी और आपकी जेब से पेट्रोल डलवाते हैं, चाहे जहाज़ में डलवाना हो या मर्सिडीज़ में। तो उनकी सेहत पे इस बिगड़ी हुई मईशत का असर कैसे मुझे और आपको नज़र आ सकता है? गैस का बिल तो उन्होंने कसरे सदारत का नहीं देना, वो तो मेरी और आपकी जेब से जाता है। तो उन्हें क्या पता कि जो पिछले साल सर्दियों में कीमत थी गैस की, तो उसका आज मतलब उससे 3 साल पहले क्या थी और आज क्या है, कितना बिल बढ़ा है, उन्हें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। उन्हें तो नहीं अंदाज़ा कि वो मुसाफिर जो बस के अंदर पहले 700-800 रुपया दे के सफ़र करते थे, आज 1200 रुपया उन्हें भरना पड़ता है। उन्हें तो नहीं पता उनकी पैनाडोल, उनकी पैरासिटामोल, उनके दाँतों की दवाई, उनके मतलब किसी भी तरह की उन्हें दवाइयाँ जो चाहिए, वो तो मेरी और आपकी जेब से जाती हैं। वो तो कसरे सदारत में बैठे हुए मिलती हैं। मैं और आप पाबंद हैं कि हम क्योंकि वो हमारे सदर मुमलिकत हैं, हम उनकी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। तो उन्हें कैसे कोई बताए कि भई वो जो इंसुलिन का इंजेक्शन पहले 125 रुपए में मिल जाता था, वो आज 500 रुपए में मिल रहा है। उन्हें कोई कैसे पता चले कि आज क्या गुज़र रही है एक आम आदमी पे। उनकी तनख्वाह तो महीने की पहली 2 तारीख को आ जाती है अकाउंट में। वो जो उन्हीं के कसरे सदारत के नीचे आते हैं सारे इदारे। इदारा शुमारियात जो है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक तो 85 लाख लोग बेरोज़गार हुए, तो उन्हें तो उन 85 लाख लोगों का नहीं इल्म। इसी तरह मेरे मुल्क का तरक्याती बजट पीएसपीपी जब मेरी हुकूमत गई 2018 में, तो हम वो 1100 अरब के ऊपर छोड़ के गए। आज वो फिर 500 अरब पे आ गया है। वो जो 600 अरब रुपया मेरे मुल्क में कम खर्च होता है, से मजदूर को मजदूरी मिलनी थी, कारोबार को कारोबार मिलना था, वो आज नहीं मिल रहा। तो कसरे सदारत में बैठे हुए आरिफ अलवी साहब के लिए तो मईशत बहुत भली है, बहुत बेहतर है, और उन्हें तो बड़ा सुकून और आराम है। जी ठीक है जी। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। चौधरी साहब ने तो अपने अपने बेहतरीन अंदाज में बड़ा नक्शा खींच दिया। वो कह रहे हैं जी सदर साहब को क्या पता हो, उनको तो कुछ नहीं पता होगा, उनको तो सब कुछ बेहतरीन ही नज़र आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, वाकई आपको लगता है कि सदर मुमलिकत क्या इतना छोटा ओहदा होता है कि उनको पता ही ना हो जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं? मेरे ख्याल से उनको तो बाकियों से ज़्यादा पता होना चाहिए कि क्या हालात हैं और किस तरह हैं। और उसके बावजूद अगर जिस तरह कह रहे हैं कि जी हालात ये हैं, लेकिन सदर साहब बता रहे हैं कि मईशत बेहतरीन समत में जा रही है, जो नक्शा वो खींच रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर एहतजाज किया जा रहा है इस हवाले से, तो एहतजाज तो तब किया जाता है ना जब मामलात ख़राब होते हैं। इतने बेहतरीन हो, इतनी बेहतरीन समत में जा रहे हो, दुरुस्त समत में जा रहे हो, आइडियल हो, परफेक्ट हो, फिर कैसा एहतजाज? जी डॉक्टर साहब, आप ज़रा समझाइए। हाँ, पहली चीज़ तो ये कि मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं 2002 से लेके आज तक मुशर्रफ हुआ, आसिफ जरदारी हुआ, फिर अपना ममनून हुसैन हुआ, फिर आरिफ अली हुआ, सारे प्रेसिडेंट की स्पीचेस मैंने सुनी है। जो भी प्रेसिडेंट आता है वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट होता है और उसी पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो तारीफ आके करता है। ये आज की प्रैक्टिस नहीं है। मैं तो उसका गवाह हूँ 19 सालों से कि ये प्रैक्टिस मादी की चलती आ रही है। बात ये है कि आज जो मैं इस प्रैक्टिस के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, मैं इस प्रैक्टिस के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, मगर एहतजाज करने वाले वो कम से कम अपने गिरेबान में देखें। क्या ममनून हुसैन जो करता था वो सही करता था? आसिफ साहब जरदारी साहब करता था, सही करता, हर बंदा ऐसे करता था। तो हमें मैं क्यों एक तो या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होना चाहिए कि एक प्रेसिडेंट हो तो फिर आप सदर पाकिस्तान के उसके पास पावर हो। अब यहाँ पे जो ना एक सेरेमोनियल का एक ओहदा है प्रेसिडेंशियल, जो भी डिसीजन है वो आप समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आते हैं। इवन चाहे सरबराहान का हो, सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, मगर आपके सारे डिसीजन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर काम होता है। तो काम यहाँ पे हुकूमत कौन करती है? प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में करती है, मगर उसको जो डिसीजन इजलास बुलाना हो, ये बुलाना हो, रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सेरेमोनियल है एक, और मैं समझता हूँ कि उनको ये स्पीचेस जो है ये आज से नहीं 19 सालों से सही या गलत वो ये तारीफें करती है। नंबर 1। नंबर ये दूसरी चीज कि कब कौन सी हुकूमत जो है अपने आप को गलत कहती है, चाहे उसने काम किया चाहे नहीं किया। आपको कम से कम सदर पाकिस्तान का जब ओहदे की नाम आती है
तो इन सेरेमोनियल अहदों के लिए आपको सही। किसी को भी कोई चीज जो है वो पसंद हो या नहीं हो, सही। की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, असेंबली की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, प्ले कार्ड करके और हम ऐसे खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये चीजें मुनासिब नहीं है। हाँ, आप अप्रिशिएट करें, आप बैठे कि यार ये जो चीज हो रही है होनी चाहिए, इसका एक प्रेसिडेंट वॉच लिस्ट के लिए होना चाहिए। जब पहले मादी में ये था तो 18th अमेंडमेंट करके हमने खुद डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रेसिडेंट को एक पावर किया। किसने किया? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपुल्स पार्टी ने किया। 18th अमेंडमेंट उसके टाइम पे आई और अकेले से नहीं आई। ठीक है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो मियां साहब और मोहतरमा का जो एक कंस्टिट्यूशन था उसमें ये डिसाइड हुआ था कि प्रेसिडेंट को जो है वो सेरेमोनियल बनाना है, उसी पार्टी का बनेगा और ये बनेगा। उन चीजों को फॉलो किया गया है। तो बी प्रैक्टिकल और ऐसी चीज बात करके हम आज डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिडेंट की केस ने ये कहा ये झूठ है, वो झूठ है, तो झूठ है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ठीक है, वक्त की कमी। चौधरी साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल है कि जी नून लीग के जो सीनियर रहनुमा थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन से पहले और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जी एक हुकूमती सैनेटर है जो लाहौर में पैसे बांट रहा है और एक इल्ज़ाम ये लगाया था जी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। तो सर मेरा सिंपल सा सवाल ये है, अगर ये सब कुछ वाकई हो रहा था फिर नवाज लीग जीत कैसे गई? जी, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देने से पहले डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने जो सारी गुफ्तगू की उसमें ये कहा कि सारे सदर झूठ बोलते हैं। तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। रमेश कुमार साहब नून लीग में मेरे साथ रुकने कौमी असम्बली थे और ममनून हुसैन साहब इन्हीं के वोट से सदर बने थे। ममनून हुसैन साहब अल्लाह गरीक रहमत करे, उनकी तकरीर उठा के देखें। हमने 3 बड़े वादे किए थे, दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। तो जब सदर ममनून खिताब करते थे तो वो कहते थे कि आज कराची में अमन है। 2013 के कराची के हालात और 2018 के डॉक्टर साहब बहुत फ़र्क थे और मेरे सदर मुमलकत ये कहने में हक बजानिब थे। मेरे सदर मुमलकत ये कहते थे कि मुझे PSDP जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तरक्याती प्रोग्राम 325 अरब का मिला, मैं उसे 1100 अरब पे लेके गया। मैं ये कहने में हक बजानिब था। मेरे सदर मुमलकत ये कहते थे कि बिजली महंगी थी, 8-9 रुपये यूनिट थी, मैं उसे मेरी हुकूमत 6 रुपये पे लेके आई, वो ये कहने में हक बजानिब थे। मेरे सदर मुमलकत ये बताते थे कि हम थाकोट से शुरू हुए, हवेलियाँ से होते हुए, इस्लामाबाद से होते हुए, फैसलाबाद से होते हुए, अब्दुल हकीम से होते हुए सखर तक हम पहुँचे, मोटरवे बनाते हुए। डॉक्टर रमेश कुमार साहब उस मोटरवे पे सफ़र करते हैं। मेरे सदर मुमलकत ये बताते थे कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता था नया 2013 से पहले और 2017-18 में वो ऑपरेशनल हुआ। मेरे सदर मुमलकत ये बताते थे कि गवादर जो है वो मरकज़ बनेगा CPEC का और अल्हम्दुलिल्लाह वो बना और हमने बनाया। मेरे सदर मुमलकत ये बताते थे कि मुल्क के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज का आज आरिफ अलवी साहब ने जिक्र किया। चौधरी साहब आप पता नहीं कहाँ ले गए हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप लोग इल्जाम ये लगाते रहे कि जी कोई सैनेटर लाहौर में पैसे बांट रहा है, हुकूमती सैनेटर, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, फिर इलेक्शन भी आप लोग जीत जाते हैं। सिंपल से सवाल को मैंने बता दें कि कैसे जीत जाते हैं? अगर इतनी धांधली हो रही हो, धांधली का सामान तैयार किया जा रहा हो, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही हो, पैसे बांटे जा रहे हो, फिर आप लोग कैसे जीत गए? अल्लाह भला करे आपका। मियां नवाज शरीफ ने जो कौम को शऊर दिया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और वोट पे पहरा देना सिखाया, वो पहरा हमने डस्का में दिया। हमने चोर पकड़े, हमने वो चोर पकड़ के महकमा मौसमियात और महकमा ज़राअत के लोग हमने इलेक्शन कमीशन को दिए, हमने वो रोका। ये पैसे बांटते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो टिकटें भी अपनी पूरी तरह नहीं बांट सके, बहुत सारी जगहों पे इनके कोई उम्मीदवार ही नहीं थे। इन्होंने हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल की। इनके वुज़रा यहाँ तक के गुजरांवाला में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म खुद एक काउंसलर की कैंपेन और जलसा करने के लिए तशरीफ़ लाए, बिल्कुल आए। ये सब कुछ इन्होंने किया, लेकिन इनकी दूसरी तरफ कारकर्दगी देखिए ना, जिसको आटा महंगा मिल रहा है, जिसका जीना हराम हो गया है, जहाँ इंतजामी तौर पे कोई ग्रिप नहीं है, वो इनके ऊपर। यानी आप ये कहते हैं कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके भी, पैसे बांट के भी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वोट नहीं ले सके और आप लोगों को वोट इसलिए मिल गया? जी यकीनन कोई भी बाशऊर बैठेगा, कोई भी बाशऊर बैठेगा वो तज्जिया करेगा। आप अपने घर का बजट बना के देख लें,
अपने हालात देख लें कि आप 2013 से 17 के दरमियान, 18 के दरमियान ज्यादा आसूदा थे या आज ज्यादा आसूदा अच्छा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, फिर तो बड़े बुरे हालात आ गए पीटीआई पर। अगर वाकई ऐसा है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इलेक्शन से पहले, कहते हैं आप लोग हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमती सैनिटर है वो पैसे भी बांटते फिर रहे हैं, फिर भी आप लोग हार जाते हैं, फिर भी वोट उनको मिल जाते हैं, ये तो बड़े बुरे हालात आ गए पीटीआई के। देखिए, पहले तो मैं आपको वो जवाब दूं प्रेसिडेंट वाला। मैंने प्रेसिडेंट की डेफिनेशन बताई कि प्रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और इस वक्त क्या है जो 2002 से मैं देख रहा हूं। रही बात जिस लेवल पे जाफर भाई लेके गए, ये मैं इसी डेफिनेशन के ऊपर ही मुझे एतराज है कि ये प्रेसिडेंट का रोल नहीं होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट, तो फिर तो अगर ममनून हुसैन ये बताता था तो आरिफ अली साहब ने ये बताया, नहीं वो गलत हुआ, नहीं ये गलत हुआ, फिर दोनों जो है वो सही है, दोनों का रास्ता एक ही था। मेरे कहने का मकसद ये, एज ए इंटेलेक्चुअल जो मैं दुनिया को देखता हूं, जो मेरी मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं, उसके मुताबिक उसकी डेफिनेशन ही जो है वो गलत है। उसकी डेफिनेशन दूसरी होनी चाहिए, उसके लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। अब आप आ जाएं इलेक्शन के ऊपर, तो हम और तरीके से चले जाते हैं। ये हुआ, आज आरिफ अली ने जो बातें की हैं प्रेसिडेंट ने, वो बातें बिल्कुल सही की हैं। जो परफॉर्मेंस थी वो उन्होंने बताई। ममनून हुसैन भी जो परफॉर्मेंस थी वो उसी टाइम वो बताता था। अब अपोजिशन का काम था कि ममनून हुसैन को नून लीग का समझते थे, अभी इस वक्त अपोजिशन का काम है इसको पीटीआई का समझते हैं और इस तरीके से एहतजाज करते हैं, जबकि ये चीजें सेरेमोनियल जो पोस्टें होती हैं उनके लिए नहीं होनी चाहिए। कि आप पूरी असेंबली का एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस हो रही है और आप उसके अंदर ज्वाइंट मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी। ब्रेक के बाद मुलाकात होती है नाज़रीन आपके साथ, दोनों मेहमान मौजूद होंगे, मेरे साथ फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी जाफर, डॉक्टर रमेश कुमार मेरे साथ मौजूद हैं और अब हमने ज्वाइन किया है जी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक डेप्यूटी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब ने। फैसल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, बिलावल कहते हैं कि जी नवाज लीग जो है वो सहूलतकार है पीटीआई की, और पीडीएम और खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी को कुछ ऑफर्स हुई थी इसलिए आप लोग अलग हो गए पीडीएम से, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें तो नहीं पता कि हमें क्या ऑफर हुई है। मौलाना साहब के शायद राब्ते हैं, उनको ज्यादा पता होगा, जो कह रहे हैं कि मुझे भी ऑफर हुई है। उनके राब्ते होंगे जो उनको ऑफर हुई होगी, हमारे तो कोई ऐसे राब्ते नहीं है जो हमें कोई ऑफर की होगी। तो मौलाना साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि उनको क्या ऑफर हुई है, क्योंकि माजी में भी अगर आप देखें कि जब 2002 की असेंबली थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपोजिशन में तादाद ज्यादा थी और मौलाना साहब को जो है वो स्पीकर साहब ने उस वक्त लीडर ऑफ दी अपोजिशन बना दिया था। तो माजी में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात इनके रहे हैं। तो ये मौलाना साहब। दूसरी बात यह है कि जी देखें, हम अपने दोस्तों से जो हमारे PMLN के दोस्त, हमने कहा दो रास्ते हैं हमारे पास इस हुकूमत को खत्म। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम कह रहे हैं कि जी आए अदम एतमाद की तहरीक जमा कराएं। एक जमहूरी तरीक़ार है कि हम अदम एतमाद के जरिए जो है वो पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो फारिग करें। दूसरी बात यह है कि ये इस्तीफे दें। हमें तो माजी में ये कहा गया कि जी ये लोग इस्तीफे नहीं दे रहे, वरना इस्तीफों से जो है हल हो सकती है। तो दो ऑप्शन है, या अदम एतमाद करेंगे या इस्तीफे देंगे। तो ये चीज हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप अदम एतमाद की तहरीक पे जो है आप आते हैं, अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जाए इस हुकूमत के खिलाफ, और हम जो है पहले पंजाब में उसके बाद जो है फेडरल में जो है अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, चौधरी जाफर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अपने फैसल करीम गुंडी साहब को सुना, बिलावल साहब कहते हैं कि जी अगर नवाज लीग इस बार भी लॉन्ग मार्च नहीं करेगी तो वो समझेंगे कि आप पीटीआई हुकूमत के सहूलतकार हैं, यानी सीधे सीधे आप उनके साथ हैं। क्या कहेंगे आप, फिर करेंगे लॉन्ग मार्च? देखिए नून लीग के फैसले नून लीग ने करने हैं, बिलावल साहब ने नहीं करने। बिलावल साहब पीडीएम का हिस्सा थे, उन फैसलों का हिस्सा बने, मुशावरत से जो फैसले होंगे उनके ऊपर सब अमल करेंगे। और अगर बिलावल साहब ये चाहें कि उनकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज पे हम पहरा दें तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हमारी अपनी सोच है, हमारा अपनी सियासी हिकमत अमली है, हमने किस वक्त लॉन्ग मार्च करना है, कब इस्तीफे देने हैं। रही बात, अभी फैसल भाई कह रहे थे कि कौमी असम्बली में अदम एतमाद करते हैं। अदम एतमाद से पहले तो सेनेट के अंदर जहां हमारी अक्सरियत है, लीडर ऑफ द हाउस हमारा हो सकता है, चेयरमैन हमारा, लीडर ऑफ द हाउस सॉरी कह रहा हूँ, चेयरमैन हमारा हो सकता है।
वहाँ 2 दफ़ा हमने मिलकर शिकस्त खाई और हम उस अक्सरियत को अक़लियत में बदलते हुए हमने देखा। जहाँ तक ऑफ़र की बात हो रही है, शाहिद खान अब्बासी साहब ये बात ऑन रिकॉर्ड बता चुके हैं कि LNG केस में जब उन्हें अडयाला जेल में डेथ सेल में रखा गया तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जी आइए और आपको हुकूमत देते हैं, इनसे हुकूमत नहीं चल पा रही। तो हमने माजरत की और आइंदा भी माजरत करेंगे कि हम किसी ऐसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां हमारे पास अक्सरियत ना हो और हम वहां हुकूमत लें। और अभी जो बात हो रही है, अभी भी बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने पैगाम दिया और यकीनन ये एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम था। एस्टेब्लिशमेंट को भी आज ये बात समझ आ रही है कि जब सदर मुमलकत को खिताब में यही पता नहीं कि जो सहाफ़ियों की गैलरी है वो स्पीकर साहब ने बंद करवा दी और वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं और वो उन्हें मुखातिब करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो उस हुकूमत से यकीनन एस्टेब्लिशमेंट भी बेजार है। गलती कर बैठे, ले आए, जो समझा था वो ना निकला। खैर उनकी अपनी अकल समझ भी इतनी है, इससे ज्यादा वो नहीं समझ सकते। ठीक है फैसल करीम कुंडी साहब, ठीक है फैसल साहब, चौधरी जाफर साहब जो बातें कर रहे हैं, आप यकीन तो पे कुछ कहना चाह रहे होंगे। हमने माजरत की कि हम किसी ऐसे मुझे फैसल साहब का कमेंट चाहिए जरा। जी चौधरी साहब, आती हूँ आपकी तरफ। जी फैसल साहब। देखें, चौधरी साहब ने बात की कि आपको सेनेट में पहले तो एतमाद करना चाहिए, उसके बाद बाकी इस पे करना चाहिए। देखिए, सेनेट के हवाले से हमारा केस कोर्ट में है और हम पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इंशाल्लाह एक सही फैसला करेगी और उसमें हम यूसुफ गलानी साहब जो है वो जो है उनको चेयरमैन बना दिया जाएगा। क्योंकि जो हमारे साथ वो जो रहता तौर पर रिजेक्ट किए गए थे उस वक्त के रिटर्निंग अफसर की थे, क्योंकि उनका ताल्लुक फंक्शन लीग से था, तो इसलिए हम समझते हैं कि वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता PDM फैसले करे, हमें उससे कोई जरूरत नहीं। हम वेलकम करते हैं, उनके लॉन्ग मार्च को भी वेलकम करते हैं, उनके इस्तीफों को भी वेलकम करेंगे। उनके अपने फैसले PDM के फैसलों में नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये हम तो ये कह रहे हैं कि आए अदम एतमाद। हम क्यों खौफ है पंजाब में अदम एतमाद से? हम क्यों खौफ है कौमी असम्बली में अदम एतमाद? हमें तो खौफ नहीं होना चाहिए अदम एतमाद से और इस चीज़ों से जो कि चौधरी साहब कह रहे हैं। पॉलिटिक्स में चीज़ें होती हैं, अदम एतमाद भी होते हैं, सब कुछ भी होती है। ठीक है, कहेंगे कि हमारे पंजाब में 6 मेंबर हैं, लेकिन अगर आप देखें PMLN काफ के जो है वो 7 या 8 मेंबर हैं और वो स्पीकरशिप लिए हुए हैं, फेडरल पोजीशन लिए हुए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, एक मेंबर काउंट करते हैं। और इस वक्त जो पंजाब में जो PTI से नाला है MPs, तो सबके सामने आप देखिए रोज बरोज इस्तीफे आ रहे हैं, रोज बरोज इनके IG और चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं। जब एक इनकॉम्पिटेंट वज़ीर आला होगा, हुकूमत होगी, उसके ऊपर कॉम्पिटेंट ऑफिसर आएंगे तो ये काम होगा इनका रोजाना की तब्दीली। आज भी आप देखिए अलीम खान ने इस्तीफा दिया हुआ है, कुछ मिनिस्टर उसने चेंज किया जा रहा है। तो ये हम कह रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप को आप देखें तो क्यों मतलब है कि हम जमहूरी तरीके से कि हम अदम एतमाद की तारीख पंजाब में लेके आए या मरकज में लेके आए। इससे तो कुछ खुदा न खास्ता अगर वो अदम एतमाद की तारीख कामयाब की तो हम गारंटी करते हैं कि इंशाल्लाह कामयाब। अगर नहीं होती उसमें क्या है कि एफर्ट तो हम करें ना मिलकर। ठीक है डॉक्टर रामेश कुमार साहब जी, आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी। डॉक्टर साहब जी, पीपल्स पार्टी बिलावल कहते हैं कि जी जो नून लीग है, जी आप अपना लास्ट कमेंट ही दे दें, बल्कि मेरे ख्याल से टाइम कम है जी। इस तरह से है जी, बात ये है कि एक तो ये कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक राइट है बात करने का, मगर कम से कम जो बात होनी चाहिए डॉक्टर रमेश के दायरे में होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंटेरियन जितने भी है, चाहे वो बाहर बात करें चाहे अंदर बात करें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट को नजरअंदाज नहीं करें, एक दूसरे के रेस्पेक्ट के अंदाज से बात की जाए। बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना डिसीजन है कि और माजी में जितनी आपस में दूरियां पीपल्स पार्टी और PMLN की रही है तो वो एक दूसरे के ऊपर तो एतबार कर ही नहीं सकती। वो तो एक दूसरे के ऊपर एतबार कर ही नहीं सकती। तो कैसे जो बाजी में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते थी आज अच्छा चौधरी साहब, आपका लास्ट कमेंट। आप शायद काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं क्लोजिंग तक जाती हूँ। जी चौधरी साहब, ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि पीपल्स, जब हमारे पास अक्सरियत है ही नहीं पंजाब में, तो अगर आपने लोगों को लोटा बना के और अगर आपने दूसरी पार्टियों को तोड़ के गैर आईनी इकदाम करके या पैसा इस्तेमाल करके करना है, तो फिर कैसा आदमी एतमाद हुआ? आपके पास नंबर पूरे नहीं है। यहाँ तो कोई पार्टी पूरी आपके साथ ऐसी मिले जो साथ चलने के लिए तैयार हो, फिर आप कोई ऐसी बात सोच सकते हैं। अदरवाइज तो जमहूरी तरीका यही है कि ये प्रेशर बने और वजीर आजम असेंबलियां तोड़ के नए इंतखाबात में ऐलान करें। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और चौधरी जाफर साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।